हेलो स्टूडेंट्स, एमपी सेट एग्जामिनेशन 2025 जिसके फॉर्म 20 नवंबर तक फिलअप किए जाएंगे। अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आपका मास्टर्स कंप्लीट है तो आप उस सब्जेक्ट से सेट एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। यानी आप अप्लाई कीजिए, सेट एग्जामिनेशन दीजिए, पात्रता परीक्षा को पास करके एक सर्टिफिकेट लीजिए और उसके आधार पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो है वो दे पाएंगे। तो बात कर रहे हैं आज के सेशन में प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर कि सर पिछले साल यानी पिछली बार जो सेट हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट का बार बार कमेंट्स के माध्यम से दिखाई पड़ रहा था कि उन्हें एक बड़ी कंफ्यूजन थी, और वो कंफ्यूजन कैसी थी कि सर ये 35 और 40% वाला मुद्दा तो हमें फिर भी समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग 6% कुछ कह रहे हैं। ये थोड़ा सा आप समझा दीजिए कि वास्तविकता में 6% का मैटर क्या है। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहली बात, कैंडिडेट्स की अगर जो है वो हम बात करें कि सर उनको क्या क्या क्वालिफिकेशंस वगैरह चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूं। छोटा सा जनरल सा एक परसेप्शन मैं आपको देता हूं। पहली बात, आपने जो है वो मास्टर्स किया हो कितने परसेंट में। अगर आप जो है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको चाहिए 55% मास्टर्स में, और अगर आप बाकी किसी जो है वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको चाहिए 50%। ठीक है, आपको जो है वो 50% चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55 और बाकी के लिए 50% आपको चाहिए। ठीक वैसे ही एक जगह आपको दिख रहा होगा कि 40 और 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये जो 55 और 50% है ये तो आपकी क्वालिफिकेशन जो है, जो मास्टर्स है उसके मार्क्स हैं कि अगर आपके पास इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, हमारे परसेंटेज कैसे पता चलेंगे। तो जब आप इसमें अहर यानी आप इसमें योग्य होंगे तो उस कंडीशन पे आपके 55 या 50% होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपने क्वालिफाई भी कर लिया, सेट क्वालिफाई कर लिया, लेकिन 50% ही रह गए जबकि लाने 55 थे या 52 रह गए, तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इज इट? अब सुनो, 40% और आपका 35% कहने का अर्थ यह है कि जैसे इसमें दो पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे बच्चे? दो पेपर होंगे। एक आपका होगा 50 क्वेश्चन जनरल जो सबके लिए कॉमन होगा, और एक होगा 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके 100 मार्क्स हैं और इसके 200 मार्क्स हैं, यानी 300 मार्क्स का पेपर है। 300 मार्क्स में अगर हम 40% की बात करें तो एक जगह 120 मार्क्स हैं, और 35% यानी आपका एक जगह 105 मार्क्स हैं बटे 300। ये हमें लाने हैं। यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चा जो है वो कितने मार्क्स लेकर आएगा? ईडब्ल्यूएस, और दूसरी साइड में जो है वो अदर कैटेगरी, ये 105 नंबर लेकर आएगा। अब ये जो मार्क्स है ना वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। अब इस बात को समझना, अगर आपके 120 नंबर आए तो क्या आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा? तो सेट तो क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब क्वालिफाई होने का मतलब कि सर ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ये तो क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग जो है वो मार्क्स हैं। लेकिन अब ये 6% का मैटर क्या है उसको थोड़ा सा इस रिजल्ट से समझते हैं। ठीक है, ये है आपका राज्य पात्रता परीक्षा जो है वो पिछला रिजल्ट आपका 27/2/2025 को जो जारी किया गया था, जिसमें आपको इस वाली पीडीएफ में 5 सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान से रिलेटेड जो है वो रिजल्ट की बात कही गई है। पहली बात, ये 87% का रिजल्ट है, 13% इसमें होल्ड है ना। 87% रिजल्ट के आधार पर मैं बात करूंगा, 13% जो है अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा 13% अनारक्षित वर्ग के संदर्भ में प्रचलित न्यायालय जो है वो न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। ये मुद्दा चल रहा था। ठीक है, आप तो इसको यहां से समझो। देखो यहां लिखा हुआ है सेट 2024 का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशों 6% अहर संख्या जो है वो स्लॉट के आधार पर तय किया जाता है। अब ये है क्या? जैसे ये रिजल्ट है, ठीक है, इसमें ऊपर 3 कंडीशंस आपको ए बी सी दी हुई है। अहर रिक्त संख्या निर्धारण करने पर अंतिम चयनित अभ्यर्थी के सम्मान अंक को सम्मिलित किए जाने के पश्चात और शनिवार कट ऑफ का अंक। जैसे इंग्लिश है, अपन तो इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट इंग्लिश वालों के लिए मैं बताऊं तो यहां देखो, एक पहले तो इन तीनों जो है वो पॉइंट्स को समझो। जो एबीसी 3 पॉइंट दिए में उनका मीनिंग क्या है। पहला पॉइंट है अलॉटेड वैकेंसीज, है ना, कि कितने स्लॉट जो है वो उनको लेने थे, कितने स्लॉट जो है वो उनको लेने थे। दूसरा है एक्चुअल नंबर आफ्टर टाई, कि जो उन्होंने ऊपर से, बात को सुनना, जैसे मान लो इंग्लिश में 120 मार्क्स तो यूआर वाले को लाने हैं और 105 मार्क्स जो है वो आपका बाकी लोगों को लाने, यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले को। अब मान लो 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके
सुनना ध्यान से, 300 में से अगर मान के चलो कि भाई 250 मार्क्स आ गए, ऐसा हो गया, इट पॉसिबल कि सर 250 मार्क्स आ गए, मान लो 300 में से कितने आ गए, 250 मार्क्स आ गए 500 बच्चों के, तो अब टॉप 6% को ही जो है वो एलिजिबल ठहराया जाएगा, नीचे वाले रह जाएंगे। और जो ये कट ऑफ बनाते हैं वो कैटेगरी वाइज बनाते हैं, और आपका पोल जो है वो सब्जेक्ट और कैटेगरी दो चीजों को शामिल करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी कैटेगरी, जैसे इंग्लिश यू आर मेल, इंग्लिश यू आर फीमेल, इंग्लिश ओबीसी मेल, इंग्लिश ओबीसी फीमेल, इस आधार पर इनकी जो है वो कैटेगरी बनाई जाती है। ये कौन सा नंबर है कि इन्होंने जो सबसे लोवेस्ट बच्चा जो उठाया था, मान लीजिए इन्होंने लोवेस्ट अपनी कट ऑफ के आधार पे, जो टॉपर्स हैं उनकी कट ऑफ के आधार पे सबसे नीचे वाले के नंबर आ रहे थे 251, ठीक है, और ये 251 तीन लोगों के आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक के आ रहे थे, तीन लोगों के 251 आ रहे थे, तो अब तीनों को लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तीनों को लेना पड़ेगा। इसलिए ये वो अंक है या वो सब जो है वो संख्या है, अगर अंतिम चयनित उम्मीदवार के समान अंक किसी और के भी आ जाएं तो उनको शामिल करने के बाद वास्तविक संख्या कितनी है। और तीसरी है आपकी कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ मार्क्स, कि भाई कितने नंबर पे आपका जो है वो आपका सेट क्वालिफाई हुआ है। तो 40% वाला 120 तो मिनिमम है, वो तो लाने ही लाने, वरना तो मतलब ही नहीं है, आप इस बातचीत में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। अब डिपेंड करता है ये पेपर के लेवल पे, मान लो इस बार का पेपर जो है वो इतना इजी आ जाए कि 200 250 नंबर जा रहे हैं, हो सकता है कि पेपर इतना डिफिकल्ट आ जाए किसी भी सब्जेक्ट का कि 200 250 तो बहुत दूर की बात है सर, 120 भी नहीं पहुंचा बच्चा, टॉपर्स भी 110 115 पे अटक रखे तो मेरिट नीचे आ जाएगी। वो तो डिपेंड है, वो तो डिपेंड है। तो आपका तरीका क्या है, ये देखो, जैसे इंग्लिश वाला है तो इंग्लिश यूआर देखना, इसमें यूआर ये तो मेल होता है और ये आपका जो है वो वुमेन की हो जाएगी, ओबीसी में ये आपका मेल हो जाएगा और ये वुमेन हो जाएगी, एससी में ये मेल और ये वुमेन हो जाएगी। तो इंग्लिश वालों के लिए मैं थोड़ा सा यहां बातचीत कर रहा हूं कि जैसे अगर हम बात करें टोटल, ओके, अच्छा देखना, जैसे ए कितनी पोस्ट जो है वो आपकी अलॉट हुई थी, कितनी रिक्तियां अलॉट हुई थी, 68 रिक्तियां मेल की, 68 रिक्तियां किसकी थी, मेल की थी। और जो लोवेस्ट नंबर था उसमें दो लोग बढ़ गए, लोवेस्ट नंबर था तो उसमें जो है वो दो लोगों के नंबर सेम आ गए, इस वजह से वो 68 की जगह कितनी हो गई, 70 हो गई। तो रिक्तियों की संख्या तो कितनी हो गई, 70, और आपका जो है वो मेरिट कितने पर गई, 186 पर यूआर की। यानी 300 में से जिस बच्चे के 186 मार्क्स थे वो क्वालिफाई कर पाया, 300 में से 186 या उससे ऊपर मार्क्स थे वो क्वालिफाई कर पाया। और मेरिट हमेशा जो आप देखते, जैसे मान लीजिए 186 आपने देखा, तो 186 कहने का मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम है, इसके ऊपर ही थे बच्चे, इसके ऊपर ही थे। आ रही बात समझ में, ये यूआर वालों के लिए है। तो यूआर का 186, वैसे ही विमेन की अलॉटेड कितनी थी सर, 24, लेकिन जो लोवेस्ट लिया गया, जो लोवेस्ट मार्क्स लिए गए जिनके, वहां संख्या 16 और बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई, 40। टोटल इनका भी 186 मार्क्स पर जो है वो इनकी मेरिट रही। ओबीसी में मेल की मेरिट 166, फीमेल की मेरिट 166 रही, ठीक है, कितने में से, 300 में से। एससी में 152 रही और आपका एसटी में 142 और 140 रही। इसी तरीके से ये आगे और भी आपको दिखाई पड़ेगी कि सर बाकी कैटेगरीज की मेरिट जो है वो क्या रही। तो ईडब्ल्यूएस में 164 आपका फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में जो है वो 130 112 अलग अलग जो है और 112 रही। तो ये मेरिट जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइंग इन नेचर इज 40% और 35%, बट टॉप 6 जो है वो उठाने का मतलब हुआ कि ऊपर के जो है वो लोगों को उठाया जाएगा। तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या हमें 120 नंबर के पीछे भागना चाहिए? तो अब हम कहेंगे कि सर ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी को रहना है कि साहब मेरे को बिल्कुल सिक्योर रहना है, 100% सिक्योर रहना है, तो मिनिमम 200 जो है वो मार्क्स टारगेट करो, मतलब 200 तो टारगेट करके चलो, यानी 190 प्लस जो है वो लेके चलो कि इतना तो आना ही चाहिए। और 200 में थोड़ा सेफ जो है वो सेफ्टी फील होती है कि सर 200 या 200 प्लस में सेफ्टी फील होती है। अब 200 प्लस अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं तो मैं आपको बहुत ऑथेंटिक बात कहूंगा कि उसके फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स आना भी कंपलसरी है।
क्यों? क्योंकि सेकंड पेपर में तो सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं, तो आउट ऑफ 100 लाना थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं जो है वो उतना इजी नहीं हो पाता है। लेकिन फर्स्ट पेपर में जहां रीजनिंग के भी हैं, पेडागोजी हैं, या बाकी आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो वहां आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोनों का बैलेंस्ड स्कोर कीजिए, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे। जैसे कई बच्चे सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में ही जो है वो पूरे में से पूरे बना लूंगा, तो 200 में से 200 थोड़े ले आएंगे अपन, है ना। वहां भी कुछ गलतियां होने के चांसेस रहेंगे और अच्छे पेपर आते हैं। हालांकि उतना कोई सेट का बहुत डिफिकल्टी लेवल का पेपर नहीं दिखाई पड़ता है। लगभग 100 में से जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन तो सीधे सीधे राइटर के पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, ये किसने लिखा। जनरल क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन लेकर चलेंगे। तो अब ये 6% वाली बात समझ में आ गई कि टॉप 6% को जो है वो रिजल्ट में उठाया जाता है। टॉप 6% को जो है वो रिजल्ट में उठाया जाता है। कहने का मतलब है कि उस कैटेगरी में जो हाईएस्ट 6% लोग हैं उनको लिया गया है, हाईएस्ट 6% लोग हैं उनको लिया गया है। इसलिए अपना स्कोर हाईएस्ट रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम मेहनत करके भी पीछे रह जाएं। मतलब मिनिमम स्कोर आपका 120 और 105 है, लेकिन हाईएस्ट जितना आप कर सको उतना आपके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश के लिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर आप अपने एंड से भी जो है वो यूट्यूब या फिर बाकी सोर्सेज से भी तैयार कर सकते हैं। और रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर आपको जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, है ना। जैसे आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका दिखाई पड़ रहा होगा। ये अपना क्लास जो है वो बैच है एमपी सेट का, और इसमें पर्टिकुलर जो है वो लाइव क्लास चलती है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव होती है शाम को। ये जैसे सिलेबस डिस्कशन हो गया, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से की गई है। हम कवर करेंगे, इसको कंप्लीट कवर करेंगे। जैसे पहला आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड हो गया, एंग्लो सेक्शन हो गया, फिर एंग्लो सेक्शन का सेकंड पार्ट हो गया, एज ऑफ चौसर हो गया, एज ऑफ चौसर का सेकंड पार्ट हो गया, है ना। फिर इनमें से एक जो है वो लाइव प्रैक्टिस सेशन हो गया, जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और उसी तरीके से आपका चौसर से लेके जो है वो टोटल्स मिसलेनी तक जो है वो आ गया, अपन 1557 तक आ गए। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा आ गया। अब अपन बात करने वाले हैं एज ऑफ शेक्सपियर की। तो रेगुलरिटी में क्लासेस चल रही है। अब क्लासेस का सिस्टम क्या है ये समझो। लाइव क्लास है, बातचीत हो सकती है, साथ साथ में जो है वो आपको 2 टाइप की चीजें इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो ओपन हो रही है वो पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आपकी होती है क्लास पीडीएफ। जैसे मान लीजिए 7th क्लास है आपका डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, तो जब क्लास शुरू होगी तो उसमें सबसे पहले तो आएगा रिकेप, यानी इस क्लास से पहले हमने जो पढ़ा है उसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, है ना। कुछ शॉर्ट जो है वो फॉर्मेशंस में, जैसे हमने ये रिकेप जो है वो इससे जस्ट पहले वाली क्लास का पूरा रिवाइज कर लिया। उसके बाद में हम चले डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की तरफ, तो एक एक छोटी से छोटी चीजें जो है वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी। सारी चीजें इसमें मैनेज्ड फॉर्म में, डीप और जो है वो डेप्थ सिचुएशंस में सारी की सारी चीजें मिल जाएगी, है ना। कुछ समराइजेशन, जैसे मान लो कि एक पॉइंट पूरा हो गया तो उसमें समराइजेशन अपन ने कर लिया कि फर्स्ट रिकॉर्डेड ड्रामा कौन सा है, उसकी लैंग्वेज कैसे बदली, फिर परफॉर्मेंस स्पेस कैसा हुआ, फेस्टिवल जिसपे ये ड्रामा जो है वो यूजुअली किए जाते थे। एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू। ये एक आपका जो है वो पार्ट हुआ। और दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें कि सर ये तो हुआ आपका क्लास वाली पीडीएफ, ये तो आपकी हो गई क्लास वाली पीडीएफ। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर मुझे नोट्स और शॉर्ट नोट्स चाहिए, क्योंकि देखो जनरली लास्ट मोमेंट्स पे अब हम नोट्स बनाने जितना इतना टाइम नहीं दे सकते, उससे बढ़िया है कि हम चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करें। तो वो शॉर्ट नोट्स बनाने के बजाय थोड़ा इन चीजों से जो है वो बेहतर तरीके से तैयार कर पाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर वो थोड़ा बाइलिंगुअल फॉर्म में जाना चाहता है, तो बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे एज ऑफ चौसर है आपका, तो जो 2 पार्ट थे उनकी पूरी पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल फॉर्म में मिल जाएगी। जो A4 साइज में इसका प्रिंट आउट में निकलवा सकते हैं कि जैसे चौसर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 3 जो है वो महान राजाओं की बात की गई है, एडवर्ड III, रिचर्ड II और हेनरी IV के बारे में चर्चा हुई है। फिर ये सारी की सारी चीजें कि कैसे जो है वो मिडाइवल सिविलाइजेशन वगैरह सारी की सारी चीजें, सोशल कंडीशन क्या थी, है ना, रिलीजियस कंडीशन क्या थी, समराइजेशन हो गया इसका, फिर चौसर का जो है वो लाइफ हो गया, वर्क हो गए, है ना। ये सारी चीजें आपको दोनों साइड में देख रहे होंगे आप, एक साइड में आपको हिंदी और एक साइड में आपको जो है वो इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। ताकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादातर हिंदी मीडियम से भी हैं, तो उनके लिए भी हमने प्रयास किया है कि उनको बेहतर और डीप कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करवाया जाए। इंग्लिश को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, इसकी टेस्ट सीरीज से लेकर जो है वो प्रैक्टिस तक की सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी होगी। आप बेझिझक इस बैच से जुड़ सकते हैं, और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना होगा ये जो है वो बैच ज्वाइन, जो अपने एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर आपको जो है वो लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहां जाके आप एमपी वाले सेक्शन में जो है वो इसे देख सकते हैं।
ये फोर्थ जो है वो 999 इसका प्राइस है, और इसमें जो भी चर्चाएं करनी हो प्राइस वगैरह से रिलेटेड, अगर जो भी बातचीत हो तो फिर आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी अगर इससे रिलेटेड डेमो चाहिए, ऐसा कुछ भी हो, या प्राइस से रिलेटेड कोई बातचीत हो, तो फिर आप अपनी हेल्पलाइन नंबर 74109286 और 96 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहां आपको ये प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी इस बैच से रिलेटेड, और कोई भी डाउट हो पहले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और किसी भी डाउट के लिए आप फटाफट से जो है वो अपना हेल्पलाइन नंबर यूज करा करो, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जनरली सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। सो मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।